नमस्कार दोस्तों, एसओजेएनएमएस की इस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कहते हैं लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। लेकिन आज जो चौथा स्तंभ इसे मजबूती प्रदान कर रहा है वो है पत्रकारिता। और पत्रकारिता की वो विशेष शैली जो कि लोकतंत्र के प्रतीक संसद पर पैनी नजर रखती है वो है पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग। और आज हम इसी संदर्भ में बातचीत करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व ब्यूरो चीफ हिंदुस्तान श्री उमाकांत लखेड़ा जी, जो वर्तमान में स्वतंत्र रूप से लेख लिख रहे हैं। उमाकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आखिर ये पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग होती क्या है और ये बाकी रिपोर्टिंग शैलियों से किस तरह भिन्न है? देखिए, जो संसद है वो संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है और संसद हमारे जो इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा देश है, उस देश की जो इथोस है, जो लोगों की आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनके सर्वांगीण विकास की को प्रतिबिंबित करता है। हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति देश की, उसका भी वो किसी रूप में प्रतिनिधित्व करती है पार्लियामेंट। और सबसे बड़ी बात है कि जो रिपोर्टिंग और संसद का जो सबसे बड़ा अर्थ यह है कि संसद चूंकि देश को रिप्रेजेंट कर रही है, संसद में देश से जुड़ी हुई चर्चाएं हो रही हैं, इसलिए देश के लोगों को ये पता होना चाहिए कि संसद में उसके बारे में क्या क्या चर्चा हो रही है। और बेसिक ये है कि वो संसद के भीतर जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर वो कम्युनिकेशन नहीं होता है तो लगेगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो वो सिचुएशन लोकतंत्र डेमोक्रेसी के लिए है कि अगर उस जनता के भाग्य का फैसला जिस संसद में हो रही है, जो लॉ मेकर्स हैं, जिनको जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, लॉ मेकर्स उन जनता के बारे में जिन्होंने उनको वोट देके चुना है, वो क्या फैसला कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं, उसको वो वहाँ जो डिस्कशन करते हैं। तो कम्युनिकेशन जो बाहरी जनता का, जो मास कम्युनिकेशन का जो रोल है, उसमें वहीं से शुरू होता है कि एक रिपोर्टर जो बाहरी दुनिया को, जो संसद के बाहर की दुनिया को टीवी के माध्यम से, क्योंकि अब पहले के जमाने में जब शुरू हुआ था तब तो टेलीविजन की कल्पना नहीं की गई थी। रेडियो एक छोटा सा माध्यम था आज़ादी के कुछ समय पहले से, और आज़ादी के बाद उसमें विस्तार हुआ। लेकिन जो टेलीविजन पत्रकारिता के आने के बाद उसमें बहुत सारा विस्तार हुआ। वक्त के बदलते रफ्तार के साथ और वक्त की बदलती ज़रूरतों के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम चेंज हुआ है, उसमें क्रांतिकारी बदलाव आए हैं और लोग इनलाइटन हुए हैं, जिसको कहते हैं कि लोग जागरूक हुए हैं। तो इसकी जो रिपोर्टिंग शैली है वो बाकियों से किस तरह से अलग है? क्या कुछ देखिए अलग होता है? देखिए ये ना कि जो यू कैन से इट इज अ रूल ऑफ द गेम। जो भी रूल होता है, जो भी गेम होता है, खेल का मैदान होता है, हर खेल के अलग अलग रूल होते हैं। तो वैसे संसद के जो रूल होते हैं, जो गेम होते हैं, मुझे लगता है बाकी चीज़ों से अलग होते हैं। अगर आप फुटबॉल का मैच की रिपोर्टिंग हो रही है तो निश्चित रूप से अलग होती है, वो उसका इससे कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता। लेकिन जब आप बातें करेंगे संसद की, उसमें चूंकि संसद जो गवर्न होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होती है, रूल से गवर्न होती है। उसमें रूल्स के तहत ही रिपोर्टिंग का एक दायरा होता है, एक लक्ष्मण रेखाएं होती है, और जो वहाँ फंक्शनिंग होती है, जो संचालन कार्यवाही जो संसद की होती है, उस संसद की कार्रवाई तो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है सुबह शाम तक। लेकिन उसमें से कौन सी चीज है जो देश की जनता को समझना है, देश की जनता को कम्युनिकेट करना है, कौन सी चीज है, ये पत्रकार के विवेक पर निर्भर करता है, जो एडिटर है उनके विवेक पर निर्भर करता है। और ये उनको ये देखना पड़ेगा कि ये जो मुद्दा है, ये जो इशू है, ये इश्यूज
देश की जनता को समझना कितना जरूरी है, उनको इस मुद्दे पर जागरूक होना कितना जरूरी है। पत्रकारिता के जो विद्यार्थी हैं उनको अगर पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग में उनकी रुचि है या पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग की कवर करने की चैलेंज उनके सामने आ गया है, तो उनको पहले उस चीज के बैकग्राउंड के बारे में जानना होगा। मुझे बहुत ज्यादा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि संसद के जो 3 सत्र होते हैं, जैसा हमें पता है, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र और जो एक और सत्र होता है, तो इन तीनों सत्र के समय की रिपोर्टिंग और जब ये सत्र नहीं लगते हैं उस समय की रिपोर्टिंग में क्या फर्क होता है, किस तरह से काम होता है? देखिए, 2 तरह की चीजें हैं। ये आपने सवाल बहुत अच्छा किया है कि एक दिन होता है, एक रात होती है। तो हमें जब डे टाइम होता है तो सारी एक्टिविटीज एक लाइफ होती है हमारी दैनिक चर्या में। हम सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, टहलने जाते हैं या पहले टहलने जाते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर हम अपने नहाते धोते हैं, कपड़े पहनते हैं। ये दिन भर हमारा जो बॉडी होती है वो एक्टिव रहती है। लेकिन जब नाइट हो जाती है, इवनिंग होती है, तो इवनिंग में भी हमारी सांस चलती रहती है। ऐसे ही सेम उसी तरह संसद भी होती है। संसद जब दिन होता है यानी संसद का सत्र होता है तो संसद क्रियाशील होती है। उसके जो हर ऑर्गन्स हैं, उसके तो तमाम जितने अंग हैं वो सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। और जब संसद सत्र नहीं होता है तो उसकी सुसुप्तता, उसकी जो सक्रियता होती है वो ऐसे हो जाते हैं जैसे शाम के बाद हम सो जाते। लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि अगर अंधेरा हो गया रात में तो उसके बाद कोई काम नहीं होता। मैं ये मानता हूं कि संसद सत्र जब नहीं होता तब संसद के जो एक्चुअल वर्क होता है वो संसद के दौरान से ज्यादा वर्क होता है, क्योंकि जो पार्लियामेंट की जो कमेटी सिस्टम है, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कमेटी सिस्टम पर आधारित है। हमारे जो कमेटीज हैं वो कमेटीज फंक्शंस करती हैं और उनको मिनी पार्लियामेंट बोला जाता है। मतलब कि सत्र के दौरान संसद पे नजर रखी जाती है और बाद के जितने मंत्रालय होते हैं उन मंत्रालय की कमेटी होती है। मुझे ये बड़ी खुशी इस बात की है छात्रों को बताने में, जो पत्रकारिता के छात्र हैं, कि जो कमेटी सिस्टम है वो मिनी पार्लियामेंट कही जाती है और वहां कोई भी कन्फ्रंटेशन नहीं होता। वहां जो भी फैसले होते हैं पूरी एक राय से होते हैं, पूरी समझदारी के साथ होते हैं, कोई दलीय राजनीति से ऊपर उठ करके फैसले होते हैं और वो जाकर के अपनी रिकमेंडेशंस को कमेटी देती है और वो जरूरत पड़ती है तो वो अपने उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग लॉ का प्रस्ताव संसद पूरे साल चलती है, चाहे सत्र हो ना हो, एक रिपोर्टिंग एक स्ट्रॉन्ग लॉ का कंपोजिशन पार्लियामेंट को सबमिट करते हैं, पार्लियामेंट फिर उसे विचार करती है। जी सर, एक और जो चीज है हमारे छात्र भी जानना चाहेंगे और जो आम लोग हैं वो भी शायद इस चीज से परिचित नहीं होते हैं ज्यादातर, कि जो प्रश्न काल होता है, क्वेश्चन आवर और 0 आवर, इसमें फर्क क्या है बेसिक, और दोनों की किस तरह से कार्यवाही की जाती है, अगर आप संक्षेप में बता सकें। देखिए, जो प्रश्न काल है, जो सिस्टम है हम लोगों का, वो सिस्टम जो लोकसभा का शुरू होता है वो प्रश्न काल से शुरू होता है। लोकसभा की कार्रवाई, राज्यसभा लोकसभा दोनों की कार्रवाई प्रातः 11 बजे सवेरे शुरू हो जाती है। उस दिन का जो एजेंडा होता है वो एजेंडा पहले से तय होता है जी। तो आपका जो सवाल वो ये है कि प्रश्नकाल और 0 आवर और प्रश्नकाल और 0 आवर में क्या फर्क होता है, क्या? देखिए, जब प्रश्नकाल शुरू होता है 11 बजे तो ये जो एक एजेंडा होता है हाउस का जी। जिस दिन अगर वो दिन वेडनेसडे का दिन है तो वेडनेसडे का दिन है तो ये एक स्लिप होती है जो सभी पार्लियामेंटेरियन को दी जाती है। इसमें लिखा होता है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर ऑरल आंसर्स। अच्छा, ऑरल आंसर्स जो मंत्री होता है, डेज फिक्स होते हैं। आज जैसे वेडनेसडे का दिन था, बुधवार का दिन था, तो उसमें प्रधानमंत्री, मिनिस्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सिविल एविएशन, कोल, कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सारे चीजें होती हैं। तो ये क्वेश्चंस आवर में ये होती हैं, 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जैसे क्वेश्चंस मंत्री क्वेश्चन देता है, जिसने सवाल पूछा है, इसमें देखिए मैं आपको 25 अप्रैल का एक आपको सामने दिखा रहा हूं कि ये वायलेशन ऑफ एयरक्राफ्ट रूल, ये सवाल पूछा गया था सिविल एविएशन मिनिस्टर से। तो ये क्वेश्चन सिविल एविएशन मिनिस्टर से इसका मौखिक जवाब दिया, संसद में जवाब दिया, और मौखिक जवाब देने के बाद अगर मंत्री सदस्य जिसने सवाल पूछा है वो अगर संतुष्ट नहीं होता तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि साहब द मिनिस्टर इज सप्लीमेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। इवन इफ मिनिस्टर इज नॉट गिविंग द राइट आंसर देन ही कैन प्रोटेस्ट इट एंड ही कैन से दैट द मिनिस्टर इज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर ऑफ द मिनिस्टर। लेकिन
जहां तक जीरो आवर का सवाल है, जीरो आवर की संविधान में कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जीरो आवर का कोई बहुत बड़ा उसमें मुझे लगता है कोई नाम से ही परिचित है। जीरो आवर मतलब कि किसी भी समय जब मतलब वो एक किस्म से क्वेश्चन आवर और जो संसद की कार्रवाई चलती है उसके बीच में वो एक इंटरवल होता है, वो जिसमें कोई ज्वलंत इश्यू है, कोई ऐसा इश्यू है जो देश के सामने बहुत उस दिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस दिन जनता, देश की जनता उस पर आंदोलित है, देश की जनता चिंतित है, और कोई ऐसा हादसा हो गया है, दुर्घटना दुर्भाग्य उससे कोई हो गई है, उस पर सरकार से कोई जवाब तलब करना है या चिंता प्रकट करनी है संसद के जरिए, सांसदों द्वारा। तो वो कई ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें विभिन्न जीरो आवर में एक मुद्दा अगर कोई उठता है, उस मुद्दे पर न केवल रूलिंग पार्टी अपोजिशन ने उठाया है, रूलिंग पार्टी के मेंबर भी उस पर तैयार होते हैं। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका के जो तमिल लोग हैं उन पर जो हमले हुए थे 2 साल पहले, जब प्रभाकरन के मारे गए थे, तो ये इसमें दलीय राजनीति से ऊपर उठ करके सवाल उठाए गए कि वायलेशंस हुआ है ह्यूमन राइट्स का श्रीलंका में। सर, ये तो बात हुई अभी तक के संसद की जो प्रक्रिया है और जो बेसिक चीजें उन पे। अब मैं आपसे रिपोर्टिंग के संदर्भ में बात पूछना चाहूंगा कि संसदीय रिपोर्टिंग करते समय नए लोगों को और पत्रकारों को जो काम कर रहे हैं, कैसी सावधानी जो है मुख्यतः बरतनी चाहिए? अगर संक्षेप में आप बताएं कि मुख्य कौन सी सावधानी? सबसे जो पहला पार्ट है, अगर आप संसद कवर कर रहे हैं तो देखिए हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है, वो बहुभाषी देश है जी। लैंग्वेज बहुत सारी है, संस्कृतियां, पहनावा भी अलग है। आप नॉर्थ ईस्ट से आएंगे, साउथ से आएंगे, वो धोती पहन के आते हैं, लहंगा पहन के आते हैं। हमारे नॉर्थ इंडियन नहीं पहनते। अगर कोई आदमी आएगा, उसने पहली बार देखा होगा कि साउथ इंडिया के सांसद 15, 20, 25, 50 सांसद तो लहंगा पहन के, लुंगी पहन के संसद में आते हैं। तो ये हम लोग नॉर्थ इंडिया के लोग अगर कोई लुंगी पहन के जाएगा, उसके मजाक उड़ाएंगे। तो ये जो सिचुएशंस हैं, तो इस देश को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो देश है, इस देश की पूरी कंपोजिशंस को, पूरी इथोस को, पूरी आशाओं को, आकांक्षाओं को और सांस्कृतिक विरासत के दर्शन संसद में होते हैं। जो नया विद्यार्थी है, अगर वो संसद के बारे में जानना चाहता है, तो उसको सबसे पहले संसद की कंपोजिशन का ध्यान रखना होगा कि किस पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कितना है पार्लियामेंट में, किस राज्य से कितने एमपीज का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब और उससे ये होना चाहिए कि कितना, ये देखिए गलतियां बिल्कुल, ये जो एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन लोकसभा, ये किस राज्य को, पौंडीचेरी से लेकर के, और सबसे ज्यादा सीट्स है उत्तर प्रदेश में। जी उत्तर प्रदेश में 80 सीट्स हैं, और सबसे कम सीटें पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दमन, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़। तो यहाँ तो ये है कि पूरी कंपोजिशन, विभिन्न पार्टीज का कंपोजिशन को ध्यान देना पड़ेगा। तो सर, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, अब उससे थोड़ा सा अगर हम पीछे हों और इस बात पे चर्चा करना चाहूंगा कि जैसा आप बता रहे थे कि बेसिक स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है, पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स होते हैं, क्या उनकी प्रक्रियाएं हैं, उनकी व्यवस्थाएं कैसी हैं, इसको समझने की जरूरत है, और इस पे गलतियां ना हो, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या कोई इस तरह का तैयारी जो करना चाहता है स्टूडेंट, वो किन चीजों से तैयार करे? क्या कोई ऐसे लेख पढ़े या कोई ऐसी किताबों को रेफर करे, या किस तरह से अपने आप को ढाले इस चीज के लिए? क्योंकि चूंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो ऐसे में किस प्रक्रिया के थ्रू मैं पूछना चाहूंगा कि ये तैयार करे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी विद्यार्थी को, स्टूडेंट्स को, मैं भी किसी चीज में किसी जगह जाऊंगा, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो मुझे भी हर चीज के बारे में लर्न करना चाहिए कि ये जो मैं जिस सभा में जा रहा हूं, या जिस गोष्ठी में जा रहा हूं, या जिस सब सेमिनार में जा रहा हूं, आई शुड अंडरस्टैंड द निटी-गिटी एंड बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ दैट सेमिनार, दैट फंक्शंस। ओनली देन आई कैन गेट समथिंग आउट ऑफ इट, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड ऑफ द ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिस्कशन एंड डिलिब्रेशंस। सो उसमें क्या होता है कि पत्रकार को एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हाउस के जो भीतर जो सिटिंग होती है, उस सिटिंग में जो भी डिस्कशंस होते हैं, अगर वह कोई अनर्गल वार्तालाप हो रहा है जो संसदीय असंसदनीय है, जिसको सदन की कार्रवाई से निकालने का फरमान स्पीकर की तरफ से हो गया है, वहां कोई ऐसी बातें होती हैं जो
छापने के काबिल नहीं होती है, जिसमें गाली गलौज भी देखने को कई बार मिली है, लेकिन वो जो चीजें होती हैं वो स्पंज हो जाती हैं, सदन की कार्रवाई से निकाल दी जाती हैं, और उसी समय स्पीकर जो चेयर पर बैठा होता है, स्पीकर होता है, अगर स्पीकर अगर इनकेस नहीं है तो स्पीकर के जो पैनल ऑफ स्पीकर्स जो वहां पर होते हैं उनमें से अगर कोई वहां बैठा हुआ है चेयर पर, उन्होंने रूलिंग दे दी है कि ये इस तरह के अपशब्द हैं, इस तरह की गलत भाषा है जो असंसदीय है, उसको सदन की कार्रवाई से निकाला जाए, तो रिपोर्टर्स को जो वहां पर कार्रवाई रिपोर्ट करते हैं उनको बता दिया जाता है कि साहब ये हटा दीजिए आप। तो ऐसी सिचुएशन में अगर उसको किसी पत्रकार ने छाप दिया तो उसमें कंटेम्प्ट हो सकता है, विशेषाधिकार हो सकता है, क्योंकि ऐसे शब्दावली जिसको निकाल दिया गया था उसके बाद भी, स्पीकर चेयर के इंस्ट्रक्शन के बाद भी उसको उन्होंने उसमें लिख दिया, रिपोर्ट कर दिया, तो ये चीज होती है। दूसरी चीज होती है कि आप जो रिपोर्टर्स होते हैं उनको कुछ अपने वो उनका बैठने का तरीका ठीक होना चाहिए, वो शोरगुल ना करें, वो जो संसद में अगर किसी सदन की गरिमा को बनाए किसी रिपोर्टर का दोस्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया है, वो वहां से उसको कह रहा है, जैसे होता है आमतौर पर फुटबॉल के मैच में शोर मचा रहा है या सीटी बजा रहा है, तो ऑल दिस जो चीजें होती हैं, अनर्गल बातें होती हैं, या उसको इशारे गलत इशारे कर रहा है, संसद की गरिमा को समझा जाए और उसके अंदर ही कार्य किया जाए, क्योंकि उसके रिलेशंस किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से निजी हो सकते हैं, लेकिन वहां उसको ध्यान देना पड़ेगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो लॉ मेकर है और उसकी एक गरिमा है, और आप प्रेस दीर्घा में बैठे हुए हैं, आपकी एक अलग गरिमा है, वहां जो डिलिब्रेशंस हो रहे हैं आपको उनको, और दूसरी बात है कि वहां जो चीजें डिस्कशंस हो रहे हैं आपको डिस्कशंस को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तीसरी बात यह है कि आपको ये चीजें समझनी होगी कि जो ट्रेजरी बेंचेज होती है, सत्ता पक्ष होता है, वो सत्ता पक्ष स्पीकर के राइट हैंड की तरफ बैठा होता है, जो विरोधी पक्ष होता है वो सत्ता के लेफ्ट हैंड में बैठा होता है, राइट एंड लेफ्ट, और जो बाकी जो मिक्स छोटे छोटे पार्टीज होती है उनको बेंच सीटें अलॉट होती है। कि जो नए लोग आ रहे हैं पार्लियामेंट में, जो नए लोग आ रहे हैं पार्लियामेंट में, नए नए मनोनयन हो रहे हैं, नए नए संसद में नए चेहरे, आजकल युवा चेहरे काफी प्रोमिनेंट हैं आज के समय में, और ऐसे ही एक नई लीग आ रही है रिपोर्टिंग में भी लोगों की, जो तैयार करे अपने आप को। तो आप इस नए दौर पे क्या कहेंगे, जो नया दौर संसद के अंदर भी दिख रहा है और एक नया दौर जो रिपोर्टिंग में नए पत्रकारों का भी दिख रहा है, इस पे क्या टिप्पणी? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी चीज है कि मुझे लग रहा है कि ये जो नए लोग जो पार्लियामेंट में आ रहे हैं उनको पहले हिस्ट्री ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, दे शुड गो थ्रू द कंप्लीट डिटेल्स, व्हाट इज द रोल ऑफ द व्हाट इज द पार्लियामेंट, हाउ पार्लियामेंट इज फंक्शनिंग, एंड उनको ये पार्लियामेंटेरियंस जो हमारे देश के जो पार्लियामेंटेरियंस हुए हैं उन पार्लियामेंटेरियंस के बारे में उनको जानना चाहिए, समझना चाहिए। ये किताब एक दूसरी किताब है, द पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये व्हाट वी मेड हैव, what we have made of it, what we can make of it. Yes. ये अरुण शौरी ने कर दिया है और क्या किया जा सकता है। जैसे मैथिली शरण गुप्त ने एक कविता भी लिखी थी कि हम क्या थे और क्या होंगे अभी, तो उसी पैटर्न पे इन्होंने लिखा है कि देखिए कि आप किसी चीज के बारे में, आप युवा हैं, बहुत अच्छी बात है आप युवा हैं, लेकिन युवा के साथ साथ आप अगर किसी सिस्टम कोई चीज आपको दे दी गई है कि आपको ये चेक करना है, तो आपको उसका बैकग्राउंड तो पढ़ना पड़ेगा, आपको वक्त निकालना पड़ेगा, उसकी छोटी छोटी बातों के बारे में, रूल्स के बारे में, गेम के बारे में, ये कैसे संसद चलती है, कोई भेड़ चाल नहीं है। पार्लियामेंट का जो सिस्टम है, जो पार्लियामेंट बाहर से दिखाई देती है कि ये गोल घर की बिल्डिंग है, उस गोल घर की बिल्डिंग में लोग आते हैं और उसके पढ़ के वहाँ हंगामा करके चला जाते हैं, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट को अगर आपको डिटेल में समझना है तो पार्लियामेंट्री जो हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके प्राण पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट की जो रिपोर्टिंग करना ये बहुत गंभीर विषय है, बड़ी चैलेंजिंग जॉब मैं कहूंगा कि होगा, क्योंकि काफी आपको अवेयर रहने की जरूरत है। और कोई जो पार्लियामेंट एक दिन में नहीं होता कि आप एक दिन पार्लियामेंट में चले गए, बहुत ही सतत प्रक्रिया है। आपको जो एक्सपर्ट्स हैं, आपको सिंपोजियम, आपको वहाँ मैं देख रहा हूँ कि आपको यू शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दिस इज सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ ए पार्लियामेंट, दिस इज सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ ए लोग पार्लियामेंट के ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट्स होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, हर चीज का एक रिलेवेंस है, डिस्कशंस किस फ्रेम में होता है, जैसे डिस्कशन जैसे बेसिक चीज है कि साहब कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है, कॉलिंग अटेंशन शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस हो रहा है, कॉलिंग अटेंशन मोशंस हो रहा है, डिस्कशंस हो रहा है, तो डिस्कशन अंडर व्हिच रूल,
और अगर कोई कह रहा है कि साहब हम चाहते हैं कि महंगाई पर चर्चा हो, हम चाहते हैं कि प्राकृतिक आपदा पर चर्चा हो, तो प्राकृतिक आपदा अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो भाई साहब वो नियम बताइए ना, रूल फ्रेम है, रूल तय, किस नियम के तहत आप चर्चा करना चाहते हैं। संसद में नियम बने हुए, कायदे बने हुए हैं कि किस नियम में 193 नियम 193 का तहत अगर चर्चा हो रही है तो उसमें डिस्कशंस होता है, मतलब डिस्कशंस होती है, डिस्कशन के बाद वोटिंग जरूरी नहीं होती है, लेकिन अगर नियम 184 है उसके तहत और महंगाई पर वोटिंग करा की मांग कर दी और मोशन स्पीकर ने स्वीकार कर लिया तो मुझे लग रहा है कि सरकार के लिए खतरे की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि अगर महंगाई पर सरकार के जो दल हैं, जैसे बीच में पेट्रोलियम के दाम बढ़ गए थे, ममता बनर्जी ने कहा कि हम विरोध करेंगे, किसी पार्टी ने बोला कि हम धमकी दी कि अगर सरकार ने पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ाए तो हम हम विड्रॉ कर देंगे, सरकार ने अपने पांव पीछे खींच लिए। तो ऐसी सिचुएशंस में जब 184 नियम 184 के अंदर कोई डिस्कशन होता है तो उसमें वोटिंग होती है। दूसरा ये थी कि मनी बिल जो होता है, जो बजट होते हैं, मनी बिल होते हैं, इनके बिल के बारे में लोगों को जानकारी होती है कि जो बजट होता है, मतलब जो नए लोग हैं वो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दें कि प्रक्रियाएं और जो मुद्दे हैं और जो उनकी संरचना है उस पे मुख्य रूप से सादे नए लोगों को जरूर ध्यान दीजिए। सर, समय की कमी है तो मैं आपसे एक अंतिम सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण मुझे लग रहा था मैं पूछना चाहूंगा कि मीडिया में संसद की प्रणाली, प्रक्रिया, मुद्दे और आज के समय में जितनी भी बातें होती हैं कोई नई नहीं है। स्वतंत्रता के बाद से ऐसे मुद्दे आने शुरू हो गए और पार्लियामेंट की हर एक कार्यवाही पर पैनी नजर होती है मीडिया की। तो मैं पत्रकारों के और जो नए लोग आ रहे हैं उनके संदर्भ से सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर हम स्कोप की बात करें, कितनी संभावनाएं आज के समय में आप कह सकते हैं नए लोगों के लिए और नए पत्रकारों के लिए है, अगर वो इस बीट को लेना चाहें और इस बीट पे आगे काम करना चाहें, कितनी संभावना? देखिए, ये है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर आप पार्लियामेंट को कवर करना चाहते हैं, किसी चीज़ को का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो उस चीज़ को आप कवर करना चाहते हैं, उसके बारे में लिखना चाहते हैं, वहाँ जाकर के रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, तो उस पूरी व्यवस्था के बारे में, वो जो पूरा तंत्र है उसके बारे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी और आपका इंटरेस्ट भी उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि फील्ड में इसके लिए काफी स्कोप है, बिल में अगर जाना निश्चित रूप से इसमें स्कोप है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा हमारा मुल्क है, हमारे पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट का, हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उस सिस्टम का अभी कोई विकल्प फिलहाल में किसी को नहीं दिखाई दे रहा है कि एक पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट को हम ताला लगा लें, एक नई व्यवस्था को राष्ट्र को और व्यवस्था खड़ी कर दें। मुझे लग रहा है कि हमारी जो बहुदलीय व्यवस्था है, बहुभाषी व्यवस्था है और भौगोलिक रूप से जो विविधताएं हमारे सिस्टम में है, उस सिस्टम में ये जो वर्तमान जो संसदीय व्यवस्था है, ये अभी तक के जो आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक जितने अनुभव हैं, मुझे लग रहा है कि ये इसके अलावा कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो दूसरी चीज़ राज्यसभा है, राज्यसभा भी अपना रोल बखूबी निभा रही है। राज्यसभा हमारे राज्यों का रिप्रेजेंट कर रही है, भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रही है, वहाँ के प्रतिनिधित्व को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि दोनों हाउस अभी कोई ऐसा चैलेंज, कोई ऐसी चुनौती हमारे सामने पैदा नहीं हुई कि जब हम ये कहें कि साहब ये संसदीय व्यवस्था खराब है, इसको बदल दें। कहना सही होगा थोड़ा कि पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग जैसे विषयों में अगर आप कोई रिपोर्टिंग करना चाहते हैं आज के लोग, तो पहले उन्हें एक्सपीरियंस लेने की काफी जरूरत है, क्योंकि चूंकि बहुत ही क्या कैसे विवादास्पद हो सकता है, बड़े ही संवेदनशील मुद्दे होते हैं इसमें। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा आप पहले निचले स्तर पे शुरुआत करें और किसी के साथ फॉलो करें, और स्पेशली कोर्स तो आजकल और जो पार्लियामेंट की खबरें हैं, नेचुरली जो पार्लियामेंट की खबरें हैं, पार्लियामेंट से रिलेटेड जो न्यूज है, उन न्यूज को ध्यान से पढ़े, क्या मुद्दा है, क्या इश्यू है, मनी बिल क्या होता है, राष्ट्र बजट सेशन राष्ट्रपति के भाषण से शुरू होता है, उसके बाद उसमें बजट पर धन्यवाद प्रस्ताव, वोट ऑफ थैंक्स होता है, उसके बाद बजट पेश होता है, बजट पेश में कई तरह की चीजें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, मनी बिल होता है, मनी बिल पास होता है। अगर मनी बिल में सरकार अगर डिफीट हो जाए तो सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। जी सर, क्या पेपरों में या चैनलों में डायरेक्ट नियुक्तियां होती हैं इस बीट के प्रति कि समय लगता है? नहीं, ऐसा होता है कि जो संसद में ऐसा नहीं होता है कि पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स होते हैं, जो रिपोर्टर स्पेशली पार्लियामेंट के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको पता होता है कि क्या इस सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज आती है, कौन कौन से बिल पास होने, कौन कौन से बिल आ रहे हैं।
तो ये धीरे धीरे करके ये भी एक जो रिपोर्टिंग का एक हिस्सा है, ये रिपोर्टिंग से अलग करने नहीं है। से ही शायद और धीरे धीरे होता करके है। जब आप जनरल रिपोर्टिंग देखते हैं, आप किसी मंत्रालय की बात करते हैं, उस मंत्रालय का कोई बिल आ रखा है, कैसे वो इफेक्ट कर रहा है उस मंत्रालय की पॉलिसीज को, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे करके वहाँ इफेक्ट करती हैं। मतलब और ये किस्म से हमें कहेंगे कि ये जो पार्लियामेंट की जो रिपोर्टिंग है, ये पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग अगर आप का इंटरेस्ट उसमें है तो आप बेहतरीन कैरियर भी बना सकते हैं इसमें। और आप न केवल कैरियर बना सकते हैं बल्कि आप धीरे धीरे करके आप पढ़ा सकते हैं। मतलब लेकिन उसके लिए आपको संक्षेप में अगर कहा जाए तो काफी संभावना है, जी, लेकिन बहुत संभावनाओं के है। साथ साथ आपको काम भी करना होगा। जी, जी। तो दोस्तों और विधानसभाओं में भी ये जो लोकसभा की तरह वैसे विधानसभाओं में भी ये व्यवस्था है, तो विधानसभाओं में भी अगर आपने काम किया तो उसका अनुभव भी लाभ भी आपको यहाँ मिलेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चला है कि हम इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से संसदीय रिपोर्टिंग में काफी संभावना है, लेकिन आपको काम भी बहुत करना होगा। आपको स्ट्रक्चर को समझना होगा, मुद्दों से मुखातिब होना होगा और अपने आप को समय के साथ इसके अनुरूप ढालना होगा। तो ये थी चर्चा आज संसदीय रिपोर्टिंग पर। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, किसी नए चेहरे के साथ, और जानेंगे रिपोर्टिंग की नई कलाओं को। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान दर्शन। नमस्कार।